हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं JKSSB FA अकाउंटिंग के टॉपिक को। आज हमने टॉपिक रखा है टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इसके ऊपर आज हम MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बात मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको टैक्सेशन का ABC भी नहीं पता, तो मुझ पे विश्वास रखिए, इस सेशन के एंड तक आप अच्छी खासी नॉलेज टैक्सेशन पे गेन कर लेंगे। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, वैसे हमने टोटल 50 क्वेश्चंस रखे हैं, तो हर क्वेश्चन के साथ इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देनी है मैंने, और हर कंसेप्ट को आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आई एम श्योर आपको टैक्सेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने ये करना है, आपने नोटबुक और पेन साथ में रखना है, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट लाइंस, फैक्ट्स आपको लिखवाऊंगी। उसके लिए आपने नोटबुक और पेन के साथ इस क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। तो अगर आप नूब हैं तो नूब से प्रो बनने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 हमें बोल रहा है, in the context of sound taxation system, the canon of equity implies that the burden should be distributed among taxpayers in such a way that। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको समझो पहले कि बोल क्या रहे हैं। ये क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि एक साउंड टैक्सेशन सिस्टम है, एक गुड टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो टैक्स बर्डन है वो सारे टैक्स पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस तरह से कि हर टैक्स पेयर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट करे, टैक्स कलेक्शन जो है पब्लिक के ऊपर मिनिमम इनकन्वीनियंस कॉज करे, टैक्स लायबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिव इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, या टैक्स रेट रिमेन यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम डिफरेंस। अब ज़रा सबसे पहले समझो टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन का सिंपल मीनिंग है गवर्नमेंट का सिटीजन से कंपलसरी पैसा लेना, जिससे रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिफेंस जैसे पब्लिक वर्क्स की फंडिंग होती है। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि किससे कितना टैक्स लेना फेयर रहेगा। इसी क्वेश्चन का आंसर देता है कैनन ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब हम ये जब समझते हैं कि कैनन ऑफ इक्विटी क्या है। देखो, कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस इन टैक्सेशन। अब फेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि सबसे सेम पैसा लिया जाए। फेयरनेस का मतलब होता है जो ज़्यादा कमाएगा वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो कम कमाएगा उस पर कम बर्डन होगा टैक्स का, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ओके, अब मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको आई एम श्योर और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मान लो दो लोग हैं, ए एंड बी, ठीक है। जो ए है उसकी इनकम है 10 लाख पर ईयर, ठीक है, और पर्सन बी जो है उसकी इनकम है 1 लाख पर ईयर। अगर गवर्नमेंट बोले कि दोनों से 10-10 हज़ार टैक्स लो, तो सोचो पर्सन ए के लिए तो 10,000 कोई बड़ी बात है नहीं, पर पर्सन बी के लिए 10,000 बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये सिस्टम अनफेयर है। अब अगर गवर्नमेंट बोले कि ए से 1 लाख का टैक्स लो और बी से 2,000 का टैक्स लो, तो ये सिस्टम फिर भी फेयर हम समझ सकते हैं। ये कैनन ऑफ इक्विटी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फेयरनेस है टैक्स को लेने में, ठीक है। अब देखो ज़रा ऑप्शन को समझो। ऑप्शन ए में आपको बोला है ईच टैक्स पेयर कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट टू द स्टेट। अब ये गलत है। सेम अमाउंट लेना इक्वालिटी हो सकता है, इक्विटी नहीं हो सकता। इक्विटी का मतलब होता है सेम बर्डन, सेम पैसा नहीं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए आपका गलत बनता है। ऑप्शन बी में आपको बोला है टैक्स कलेक्शन कॉज मिनिमम इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक। मतलब ये देखो, ये कैनन ऑफ कन्वीनियंस के बारे में बोल रहा है, जैसे सैलरी से जो TDS कट होता है ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, ये टैक्स ऐसे कलेक्ट करो कि पब्लिक पे कम से कम इनकन्वीनियंस हो। ऐसा भी तो नहीं है ना। अभी हमने कैनन ऑफ इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो इनकम के हिसाब से टैक्स चार्ज करो, पर ये कन्वीनियंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जब कन्वीनियंस के ऊपर फोकस करते हैं तो वो कैनन ऑफ इक्विटी नहीं, कैनन ऑफ कन्वीनियंस कहलाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी भी आपका गलत है।
अब ऑप्शन सी देखो, ये बोल रहे हैं टैक्स लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ दिस इज करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्टली इक्विटी का मीनिंग है। रिच मतलब मोर टैक्स, पुअर मतलब लेस टैक्स, ठीक है। सो दिस मेक्स द करेक्ट सेंस। ओके, अब एक बार ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। टैक्स रेट रिमेन यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम डिफरेंस। यही तो हमने ए और बी में समझा। टैक्स रेट कैसे यूनिफॉर्म रहेगा, इनकम में डिफरेंस भी तो देखो लोगों के। तो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट जो है ना, ये हमेशा फेयर अनफेयर होता है आपके पास, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको बोल रहे हैं अ टैक्स इज कंसीडर्ड प्रोग्रेसिव नॉट मियरली बिकॉज द टैक्स रेट इंक्रीजेस बट बिकॉज, ये बोल रहे हैं टैक्स को प्रोग्रेसिव कहा जाता है इसलिए नहीं क्योंकि टैक्स रेट बढ़ता है, बट इसलिए क्योंकि टैक्स टोटल टैक्स कलेक्टेड increases with income, marginal rate of tax exceeds the average rate as income rises, burden of tax shift entirely to customer, या tax is imposed directly on income। चलो बाकी सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का बर्डन प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होता जाता रहेगा। लेकिन सिर्फ ये कहना कि रेट बढ़ रहा है काफ़ी नहीं होता। इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी थोड़ा टेक्निकल है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे, ठीक है। एक टर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। ये देखो, ये वाली मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है लास्ट स्लैब पे लगने वाली रेट। जैसे स्लैब होती है ना, स्लैब मतलब जैसे हम बोलते हैं कि 0 to 5 लाख तक जिसकी इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। फिर 5 से 10 लाख तक जिसकी इनकम है उसको 20% टैक्स लगेगा। तो ये स्लैब्स होती हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब होता है लास्ट स्लैब पे लगने वाली टैक्स। लास्ट स्लैब कौन सी है? 20%, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या कहलाया जाएगा? 20%। फिर एक टर्म आती है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये आप लिख भी लो, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स मतलब लास्ट स्लैब पे लगने वाली टैक्स रेट। फिर दूसरी टर्म है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये आप लिख भी लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, ठीक है। ये दो टर्म्स अभी समझो, अभी एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैं आपको बताऊंगी, उससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, ये देखो, ये है हमारा एग्जाम्पल। मान लो कि आपकी जो इनकम है आपकी 10 लाख, ठीक है। अब टैक्स का स्लैब क्या दिया हुआ है कि पहले 5 लाख पे 10% टैक्स लगेगा, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब ज़रा टैक्स की कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होएगी। टोटल इनकम 10 लाख है तो पहले 5 लाख पे तो हमें पता ही है ना कि 10% लगेगा, तो 5 लाख का 10% हो जाता है 50,000, वो यहाँ आ गया। अब टोटल 10 लाख की इनकम थी, उसमें से पहले 5 लाख तो चले गए, बाकी कितना बच गया? 5 लाख बच गया। तो बाकी बचे हुए पे कितना टैक्स लगेगा? 20%। तो बाकी 5 लाख पे 20% हमने लगाया, हमारे पास आ गया 1 लाख। तो हमारे पास टोटल टैक्स कितना आ गया? 1.5 लाख का हमारा टोटल टैक्स आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, ज़रा देखो अपनी नोटबुक पे। मैंने क्या बताया था? मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? लास्ट स्लैब पे लगने वाली टैक्स रेट। तो हमारी लास्ट स्लैब कौन सी हुई? 20%, है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स 20% अगर आप लगाओगे तो आपके पास कितना बनेगा? आप देखो, ये पहले मैं लिख लेती हूँ। मार्जिनल रेट हमारे पास कितना है? 20% है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला आपको लिखवाया था एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला था टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो टोटल टैक्स हमारे पास कितना हुआ? 1.5 लाख, और हमारी टोटल इनकम कितनी थी? 10 लाख। ज़रा दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करके हमारा एवरेज रेट कितना आ जाएगा? ये आ गया 15%, ठीक है। कैलकुलेट करना आप लोग साथ में। अब एक सिचुएशन होती है जिसमें हमें कहा जाता है क्या कि अगर मार्जिनल रेट इज़ मोर देन एवरेज रेट, तो इसका मतलब आपका टैक्स कैसा चल रहा है? प्रोग्रेसिव चल रहा है, ठीक है। याद रखना, अगर मार्जिनल रेट इज़ मोर देन एवरेज रेट तो आपका टैक्स विल बी प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब अभी बताया था मैंने आपको
प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनकम कम है और टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। आप टैक्स देने के लायक हो क्योंकि आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन ये कंफर्म करती है कि मोर इनकम मीन्स मोर टैक्सेशन। ओके, अब आओ वापस ज़रा इधर ऑप्शंस पे, इधर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको बोल रहा था द टोटल टैक्स कलेक्टेड इंक्रीजेज विद इनकम। सो दिस इज़ रॉन्ग। टोटल टैक्स तो प्रोपोर्शनेट टैक्स में भी बढ़ जाता है। सो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं होती है। ऑप्शन बी बोल रहा है मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एक्सीड्स द एवरेज रेट ऑफ इनकम, एवरेज रेट एज इनकम राइजेस। यस, ये भी हमने प्रूव भी कर लिया। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है प्रोग्रेसिव टैक्स की कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो एक्सीड करेगा एवरेज रेट से जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती रहेगी। ठीक है, मिल गई ना क्लैरिटी आप लोगों को? ऑल राइट, अब एक बार ऑप्शन सी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट एंटायरली टू कस्टमर। दिस इज रॉन्ग, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर है, इसको अभी छोड़ दो, ये भी मैं अभी समझाऊंगी आपको। द टैक्स इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द इनकम। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का होना मतलब ये नहीं होता प्रोग्रेसिव टैक्स होना। डायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनेटल भी हो सकता है, ठीक है। ये भी और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी आने वाले क्वेश्चंस में। तो फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है एवरेज रेट से तो इसका मतलब हमारा टैक्स कैसा रहेगा? प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है, आपने कुछ कुछ चीज़ें और याद रखनी है, लिख लो उसे नोटबुक में। इक्विटी इज इक्वल्स टू, इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस प्लस एबिलिटी टू पे। दूसरा, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? मार्जिनल रेट इज मोर देन एवरेज रेट। ठीक है, और इक्विटी का मतलब हु कैन पे मोर पेज मोर, और प्रोग्रेसिव का मतलब टैक्स प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इनकम। ठीक है, ये साथ साथ लिखते रहो, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये टैक्सेशन का टॉपिक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं द इसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स इम्पैक्ट एंड टैक्स इंसिडेंस लाइज इन द फैक्ट दैट। चलो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करें जो हो सकता है आपने नहीं सुने हो। वो है टैक्स इम्पैक्ट, दूसरा टैक्स इंसिडेंस। ये दोनों वर्ड्स एग्ज़ाम में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है। पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स का पहला इफेक्ट, यानी कि इनिशियल बर्डन जिस पर्सन पर गवर्नमेंट लीगली टैक्स लगाती है वो होता है टैक्स इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया तो शॉपकीपर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो शॉपकीपर पर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हुआ। ठीक है, मतलब पहला बर्डन जो होगा वो शॉपकीपर पे लगा ना, तो वो इम्पैक्ट, तो शॉपकीपर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हुआ। ठीक है, नाउ टैक्स इंसिडेंस, ये क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स का फाइनल बर्डन, जिस पर्सन के पॉकेट से पैसा एक्चुअली गया वो होता है टैक्स इंसिडेंस। फॉर एग्जांपल कि शॉपकीपर ने जीएसटी प्राइस में ऐड करके गवर्नमेंट को दे दिया, पर बेसिकली वो एक्स्ट्रा पैसा निकला किसके पॉकेट से? वो तो कस्टमर की पॉकेट से निकला ना, कस्टमर ने हायर प्राइस पे की, तो कस्टमर पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स हुआ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। मान लो आपने 10 रुपये का पेन ख़रीदा और उसके ऊपर 2 रुपये का जीएसटी है ना, तो इसका मतलब वो टोटल पेन की कॉस्ट कितनी होगी? अब 12 रुपये हो गई। तो अब वो 12 रुपये सबसे पहले कस्टमर देगा ना दुकानदार को, तो एक्चुअल में टैक्स किसकी पॉकेट से निकला? कस्टमर की पॉकेट से निकला। तो इंसिडेंस कहाँ हुआ? कस्टमर पे। और अब ये जो 2 रुपये का टैक्स है, जीएसटी है, ये शॉपकीपर देगा सरकार को, तो इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ? शॉपकीपर के ऊपर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इनका की डिफरेंस है। इम्पैक्ट लिख लो, इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू इनिशियल बर्डन, इंसिडेंस इज इक्वल्स टू फाइनल बर्डन। ठीक है, इम्पैक्ट इनिशियल बर्डन है, सबसे पहले जिस पे टैक्स पड़ेगा। इंसिडेंस फाइनल बर्डन है, बाद में जो टैक्स जिसके ऊपर एक्चुअल में चार्ज करवा रहा है वो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि द इसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स इम्पैक्ट एंड टैक्स इंसिडेंस लाइज इन द फैक्ट दैट, बेसिकली डिफरेंस ये लोग पूछ रहे थे, क्या अंतर है इसमें?
ऑप्शन ए आपको बोल रहा है इम्पैक्ट रेफर्स टू लीगल लाइबिलिटी वेयर एज इंसिडेंस रेफर्स टू टैक्स कलेक्शन। इम्पैक्ट का मतलब लीगल लाइबिलिटी बोला इन्होंने और इंसिडेंस का मतलब बोला टैक्स कलेक्शन। दिस इज़ रॉन्ग। इंसिडेंस का रिलेशन कलेक्शन से नहीं है, बर्डन से है। हम बर्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन की बात नहीं। बर्डन, बर्डन किसके ऊपर पड़ा, वो इंसिडेंस कहलाएगा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखो, इम्पैक्ट इज़ रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस ओनली। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स में भी होता है। डायरेक्ट जो टैक्स पेयर है ना वो भी, अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ी देते हैं एज अ कस्टमर, हम लोग तो डायरेक्ट टैक्स ही दे रहे हैं। 10 का पेन 12 में खरीद रहे हैं हम लोग, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ऑप्शन सी ये बोल रहा है इम्पैक्ट डिनोट्स द इनिशियल बर्डन एंड इंसिडेंस रिप्रेजेंट द फाइनल बर्डन। एग्जैक्टली यही अभी हमने इतना पढ़ा, यही डेफिनेशन है और यही आपको यहाँ पर ये लोग चेक भी कर रहे थे, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब इनिशियल बर्डन, इंसिडेंस का मतलब फाइनल बर्डन। सो ऑप्शन सी मेक्स द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द कैनन ऑफ इक्विटी। बिकॉज ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को ना क्रिटिसाइज किया जाता है बड़ा, क्योंकि ये कैनन ऑफ इक्विटी को वॉयलेट करते हैं। अब ज़रा कैनन ऑफ इक्विटी को रिकॉल करो। कैनन ऑफ इक्विटी क्या था अभी बताया मैंने आपको, फेयरनेस इन टैक्सेशन। और फेयरनेस का मतलब था रिच के ऊपर मोर बर्डन होगा और पुअर के ऊपर लेस बर्डन होगा। अब इन्होंने एक टर्म यहाँ यूज़ की है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। लिख लो आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये टैक्स इनकम पर नहीं, कंजम्पशन पर लगता है, ठीक है। अब इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है इनडायरेक्ट टैक्स पे कि इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये कैनन ऑफ इक्विटी के खिलाफ है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स में ना रिच और पुअर दोनों सेम रेट से टैक्स देते हैं। ब्रेड, मिल्क, सोप सब सेम प्राइस पे मिलता है। 12 रुपये का पेन मेरे को भी खरीदना पड़ेगा, 12 रुपये का पेन अंबानी को भी खरीदना पड़ेगा। वो 2 रुपये का टैक्स मैं भी दूंगी, वो 2 रुपये का टैक्स अंबानी भी देगा। हमारी इनकम से सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए क्रिटिसाइज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जो भी चीज़ खरीदेंगे टैक्स हम दोनों ने ही पे करना है, पुअर भी पे करेगा और रिच भी पे करेगा। पुअर के लिए ये टैक्स इनकम का बड़ा हिस्सा हो सकता है। अब पेन का एग्जांपल ना लेके अगर मैं कोई बड़ी चीज़ की बात करूं, अगर मैंने कार खरीदी तो मेरे को जाहिर सी बात है उसके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा पोर्शन में पे करना पड़ेगा और वो मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है क्योंकि मेरी इनकम लिमिटेड है। बट एक रिच पर्सन के लिए वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल भी हो सकती है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स को अनफेयर ये लोग बोलते हैं, क्योंकि पुअर अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज टैक्स में दे देता है और रिच अपनी इनकम का बहुत कम परसेंट क्या कहते हैं टैक्स में देता है, क्योंकि उसके लिए मायने नहीं रखता है, इनकम उसकी ज़्यादा है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर होता है रिग्रेसिव। याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स का रिग्रेसिव नेचर होता है और ये कैनन ऑफ इक्विटी को वॉयलेट भी करता है। अब ज़रा ऑप्शन देखो, दे आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। दिस इज़ रॉन्ग। ये थोड़ी बात है, एडमिनिस्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अभी हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी कि बात किसकी हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। फिर ऑप्शन बी में बोल रहे हैं दे इम्पोज अ रिलेटिवली हैवियर बर्डन ऑन द लोअर इनकम ग्रुप। एग्जैक्टली ये लोअर इनकम ग्रुप वाले बंदों के ऊपर हैवी बर्डन टैक्स जो है वो इम्पोज कर देते हैं और यही इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे व्हेन अप्लाइड इन टैक्सेशन पॉलिसी एम्स टू इंश्योर दैट। देखो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर यूज़ हुई, एबिलिटी टू पे। चलो पहले ये जानते हैं एबिलिटी टू पे क्या है। देखो टैक्सेशन के 2 मेजर प्रिंसिपल होते हैं, लिख लो। मेजर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, नंबर 1 बेनिफिट प्रिंसिपल, नंबर 2 एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जिसके पास जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है टैक्स पे करने की
उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए, जाएगा नहीं, चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो, एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 10 किलो का वेट उठाने का काम है, एक स्ट्रॉन्ग एथलीट है और एक वीक स्टूडेंट है, क्या दोनों से सेम वेट उठवाने को बोलना फेयर होगा? स्ट्रॉन्ग विल वाले से तो हम ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। सो टैक्सेशन में भी सेम ही लॉजिक है, ज़्यादा इनकम मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ, कम इनकम मतलब कम स्ट्रेंथ, है ना। तो इनकम और वेल्थ दोनों का रोल जो है इसमें प्ले होता है। एबिलिटी टू पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी वेल्थ कितनी है। इनकम मतलब आपकी सैलरी, आपकी बिजनेस इनकम, और वेल्थ मतलब योर प्रॉपर्टी, योर एसेट्स, योर सेविंग्स। इसीलिए रिच पीपल शुड पे हायर टैक्स एंड पुअर शुड पे लोअर टैक्स। इसका गोल होना चाहिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन। ठीक है, अब ज़रा ऑप्शन देखो। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू प्ले व्हेन अप्लाइड इन टैक्सेशन पॉलिसी एम्स टू इंश्योर्स दैट, मतलब एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है ना टैक्सेशन पॉलिसी में, इसका मकसद क्या होता है? ऑप्शन ए में बोला था टैक्स रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड इन द शॉर्ट रन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का एम नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी टैक्स पेयर रिसीव्स डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, अगेन इट इज़ रॉन्ग। ये बेनिफिट प्रिंसिपल का फीचर है, एबिलिटी टू पे में कोई क्विड प्रो क्यों नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ऑप्शन सी टैक्स बर्डन इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इनकम एंड वेल्थ डिफरेंस। एग्जैक्टली यही अभी हमने पढ़ा, यही पूरे प्रिंसिपल का कोर आइडिया है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अभी हमने डिस्कस करी कि टैक्स बर्डन जो है इनकम और वेल्थ के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट ऑप्शन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये कैनन ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये आगे आगे क्वेश्चन में मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ठीक है, फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 6 में हमें पूछ रहे हैं अ टैक्स सिस्टम इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी वर्ड यूज़ किया है, ज़रा जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है, जैसे हमें पता है, ये स्ट्रेच होना बिना तोड़े। तो टैक्सेशन में भी इलास्टिसिटी का सेम ही कंसेप्ट है। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है जब इकनॉमी ग्रो करे, मतलब इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, तो बिना टैक्स रेट चेंज किए टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो टैक्स का रेट जो है वो है 10%, इकनॉमी ग्रो हो गई, लोग ज़्यादा कमाने लगे, अब टैक्स का रेट तो सेम है लेकिन टैक्स कलेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीपल हु आर अर्निंग वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, यही कहलाता है इलास्टिक टैक्स सिस्टम। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इलास्टिसिटी का मतलब रेट चेंज होना नहीं होता, याद रखना। इलास्टिसिटी का मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीज इन रेवेन्यू होता है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको पूछा था अ टैक्स सिस्टम इज सेड टू बी इलास्टिक। कब इलास्टिक माना जाता है? जब टैक्स रेट्स आर फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड। नो, रिवाइज तो हमने बोला ही नहीं। फिर ऑप्शन बी में बोला है गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट की रेवेन्यू अपने आप ही इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। टैक्स रेट को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ऑप्शन सी में भी देखो यही बोल रहे हैं टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। टैक्स कलेक्शन इन्वॉल्व्स लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सो ये भी इस बात से कोई सेट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब ज़रा एक चीज़ लिख लो आप लोग, एबिलिटी टू पे लिख लो। एबिलिटी टू पे मीन्स इनकम एंड वेल्थ बेस्ड बर्डन। इलास्टिक टैक्स सिस्टम के बारे में भी लिख लो, रेवेन्यू ग्रोज ऑटोमेटिकली विद इकोनॉमी। एंड एक लाइन और लिखो, इलास्टिसिटी इज नॉट इक्वल टू रेट चेंज। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स जो हैं ये लिख लो, क्योंकि ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन में एक पार्ट बन जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस डिफर फंडामेंटली फ्रॉम टैक्स इवेजन बिकॉज टैक्स अवॉइडेंस इज। ऑप्शन दिए पहले, चलो हम वर्ड्स को क्लियर करते हैं। यहाँ पर वर्ड्स यूज हुए हैं टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। इन दोनों के नाम सेम सेम जैसे लग रहे हैं बट मीनिंग इनके बहुत अलग है। समझो, टैक्स इवेजन क्या होता है? टैक्स इवेजन का मतलब होता है इलीगल
मतलब गलत तरीके से टैक्स को बचाना, जैसे इनकम छुपा लेना, फेक बिल बना लेना, अकाउंट्स मैनिपुलेट कर लेना, ये एक इलीगल एक्ट है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। फिर टैक्स अवॉइडेंस है, ये एक लीगल काम है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कि लॉ के अंदर रहकर टैक्स कम करना, जैसे टैक्स डिडक्शंस क्लेम करवा लेना। आपने इनकम ज़्यादा थी तो अब छुपाओगे थोड़ी, आपने क्या किया, कहीं पीपीएफ पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया, एलआईसी में इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा लगा लिया और इनकम को लॉफुल स्ट्रक्चर में ऐसे प्लान किया कि आपकी इनकम जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम दिखेगी और अब आपको टैक्स थोड़ा कम पे करना पड़ेगा। ये लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो जाता है, जाहिर सी बात है, वरना सारा टैक्स चला जाता। अब हमने इनकम को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपनी सेविंग्स पे, तो सरकार को तो लॉस हो ही रहा है, इसीलिए सोशली अनडिज़ायरेबल माना जाता है ये, ठीक है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि चीटिंग करना इलीगल है, पनिशमेंट मिलेगी, तो वो टैक्स इवेजन होगा। और स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी करते हो, लीगल तरीके से करते हो, तो टैक्स अवॉइडेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहे थे टैक्स अवॉइडेंस जो है वो टैक्स इट डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम टैक्स इवेजन बिकॉज टैक्स अवॉइडेंस क्या करता है, ऑप्शन ए में बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व डेलिब्रेट फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये रॉन्ग, ये टैक्स अवॉइडेंस में नहीं, टैक्स इवेजन में होता है। ऑप्शन बी में बोला है इज लीगली परमिसिबल थ्रू सोशली दो सोशली अनडिजायरेबल, यस करेक्ट, अभी हमने पढ़ा लीगली परमिसिबल है बट सोशली ये कैसा है, अनडिजायरेबल है, ठीक है। फिर ऑप्शन सी भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, रिजल्ट इन कंप्लीट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज रॉन्ग, अवॉइडेंस में टैक्स कम होता है, ज़ीरो नहीं होता है, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ पनिशेबल अंडर टैक्स लॉ, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, पनिशेबल तो टैक्स इवेजन होता है, ये नहीं होता है, ओके। चलो समझ में आ गया ना टर्म्स आपको, आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू, ठीक है, आप लोगों को कोई गड़बड़ नहीं हो रही है समझने में। Still you can comment down if you have any doubt, okay. Now question 8 is asking the concept of tax shifting assumes significance mainly in the case of indirect tax because देखो यहाँ पर टर्म इन्होंने यूज़ किया टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग क्या होता है, टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है। अब एक टर्म इन्होंने यहाँ यूज़ किया इनडायरेक्ट टैक्स। अब हमें पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स, जो देता है वही भुगतेगा, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे आप मान लो नौकरी लगी है आपकी, अब आप ये नहीं बोलोगे यार पहली बार सैलरी आई मैं नहीं टैक्स दूंगा, प्लीज़ पापा मेरी जगह आप दे दो, नो, आप कमा रहे हो आप ही को भुगतना पड़ेगा, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी एक्साइज, जो देता है वो नहीं भुगतता है। अब हमने 10 रुपये का पेन 12 रुपये हमें खर्च करने पड़े और शॉपकीपर उसको तो 10 ही रुपये, उसका तो कोई उसमें एक्सपेंस हुआ नहीं, वो 2 रुपया उसने सरकार को दे दिया, है ना। तो इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है, उसने जो खुद टैक्स देना चाहिए था वो उसने हम पे शिफ्ट कर दिया उसका बर्डन, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, मान लो जीएसटी गवर्नमेंट ने शॉपकीपर पर लगाया, शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देता है, तो प्रोसेस क्या होगा कि शॉपकीपर टैक्स पे करेगा और कस्टमर महंगे प्रोडक्ट खरीदेगा, तो बेसिकली लीगल पेयर तो शॉपकीपर होगा, बट एक्चुअल बियरर ऑफ टैक्स कौन कंसीडर किया जाएगा, कस्टमर किया जाएगा। इसीलिए टैक्स शिफ्टिंग जो है ना इम्पॉर्टेंट कंसीडर की जाती है, क्योंकि लीगल पेयर और फाइनल बियरर अलग अलग इंसान होते हैं, और ये सिचुएशन मेनली इनडायरेक्ट टैक्स में ही होती है, डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया नहीं होती है। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहे थे द कंसेप्ट ऑफ टैक्स शिफ्टिंग अज्यूम्स, क्या अज्यूम करता है टैक्स शिफ्टिंग, मेनली इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में ही होती है टैक्स शिफ्टिंग, क्योंकि ऑप्शन ए बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन वेल्थ, नो, कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पे होता है, वेल्थ पे नहीं होता। ऑप्शन बी बोल रहे हैं द लीगल पेयर एंड द एक्चुअल बियरर ऑफ टैक्स आर डिफरेंट पर्सन, एग्जैक्टली, लीगल पेयर शॉपकीपर हो जाता है और एक्चुअल बियरर कौन हो जाता है, कस्टमर, हम लोग हो जाते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पूछ रहे हैं अ रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम इज वन इन विच डिस्पाइट यूनिफॉर्म टैक्स रेट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एक ऐसा है जिसमें टैक्स रेट तो यूनिफॉर्म होते हैं पर उसका बर्डन जो है वो ये होता है। अब पहले ये जानो कि रिग्रेसिव टैक्स है क्या।
रिग्रेसिव टैक्स का मतलब, अभी हमने प्रोग्रेसिव पढ़ा तो रिग्रेसिव उसका रिवर्स हो जाएगा। रिग्रेसिव का मतलब टैक्स रेट सेम होता है लेकिन पुअर के लिए बर्डन ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, मान लो कि आपका जीएसटी का जो रेट है वो है 10%, ठीक है, और मान लो कोई सोप है ना, वो 100 रुपये की मिल रही है। अब दो बंदे हैं, एक अमीर और एक गरीब, दोनों सोप खरीदेंगे। अब वो टैक्स टैक्स लगा के कितनी की होगी, 110 की होगी। अब अमीर के लिए 110 रुपये क्या, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, पर गरीब के लिए 110 तो बहुत बड़ी बात है। अब टैक्स रेट तो सेम था, पर बर्डन जो क्या है, ज़्यादा किस पे पड़ रहा है, पुअर के ऊपर पड़ रहा है। रिच के लिए तो नेग्लिजिबल है ये, बट पुअर के लिए इनकम का एक अच्छा खासा हिस्सा जा रहा है, तो पुअर ज़्यादा सफ़र करेगा। इसलिए रिग्रेसिव जो है ना, इसमें क्या है कि रेट सेम रहता है, रिलेटिवली बर्डन पुअर पे ज़्यादा आता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ना, ज़्यादातर वो रिग्रेसिव नेचर के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में बोला था फॉल प्रोपोर्शनेटली इन ऑल इनकम ग्रुप्स, तो नो, प्रोपोर्शनेट कहाँ हुआ, ये फॉल कहाँ हुआ, हुआ ही नहीं, गलत है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, ये भी गलत, ये भी कहाँ हुआ, ये तो प्रोग्रेसिव का सिंबल होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है फॉल्स रिलेटिवली मोर ऑन लोअर इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप पे ज़्यादा ये पड़ता है मार इसकी, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ज़रा एक दो लाइन आपको और लिखवाऊंगी, वो भी लिखो आप लोग। पहले लिखो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस मतलब लीगल बट अनएथिकल। फिर लिखो टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन में लिखो इलीगल एंड पनिशेबल। फिर लिखो टैक्स शिफ्टिंग, उसमें लिखो इनडायरेक्ट टैक्स फीचर। एंड लास्ट लिखो रिग्रेसिव टैक्स, उसमें लिखो पुअर सफ़र मोर, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा समरी में आपको लिखवा रही हूँ, और ये लिख लेना आप, काम आएगी आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको पूछ रहे हैं द कैनन ऑफ सर्टेनिटी इन टैक्सेशन इज कंसीडर्ड इसेंशियल प्राइमरली बिकॉज इट, ये बोल रहे हैं जो कैनन ऑफ सर्टेनिटी है ना टैक्सेशन में, वो एक इसेंशियल पार्ट है। क्यों, चलो बाकी छोड़ो, पहले हम ये समझते हैं कि कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या है। देखो आप लोग लिख भी सकते हो, एडम स्मिथ ने 4 फेमस कैनन्स टैक्सेशन के दिए थे। सबसे पहला था, लिख लो आप लोग, कैनन ऑफ इक्विटी, फिर कैनन ऑफ सर्टेनिटी, फिर कैनन ऑफ कन्वीनियंस, फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी। अभी हम बात कर रहे हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी की, ठीक है। कैनन ऑफ इक्विटी की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, अभी हम कैनन ऑफ सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब होता है टैक्स पेयर को पहले से क्लियरली पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितना टैक्स देना है, कब देना है, कैसे देना है, ठीक है। सर्टेनिटी ना हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, सोचो अगर टैक्स अमाउंट ही क्लियर नहीं है आपको, टैक्स डेट भी आपको नहीं पता है, हैं, तो अब ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा, क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, करप्शन होगा, हरासमेंट होगी टैक्स पेयर की। इसीलिए सर्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, सोचो एग्ज़ाम का सिलेबस ही अनक्लियर हो और टीचर बोले जो मर्जी मन करना है वो पढ़ लो आप, अब टेस्ट जो है मैं अपने मूड पे डालूंगा, केओस हो जाएगा ना। सेम चीज़ टैक्सेशन में भी है, अगर रूल्स क्लियर होंगे तो सिस्टम स्मूथ चलेगा, रूल्स वेग होंगे तो मिसयूज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मेन एम क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ की आर्बिट्रेरी पावर्स को कंट्रोल करता है। ये आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से डिसीजन लेना, फेवरेटिज्म, ब्राइब कल्चर, है ना। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती थी पहले, बट कैनन ऑफ सर्टेनिटी की वजह से ये चीज़ें बच गई, ये नहीं होगी। सर्टेनिटी की वजह से पावर लिमिटेड है उनके पास, ट्रांसपेरेंसी है और ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोला था, क्वेश्चन पूछे थे द कैनन ऑफ सर्टेनिटी इन टैक्सेशन इज कंसीडर्ड इसेंशियल, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इट इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टैक्स पेमेंट। नो, ये तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस होता है, सर्टेनिटी नहीं होता है। ऑप्शन बी बोला है रिड्यूसेस स्कोप फॉर आर्बिट्रेरी एक्शन बाय टैक्स अथॉरिटी। एग्जैक्टली, ये टैक्स अथॉरिटीज़ के आर्बिट्रेरी एक्शंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब कि वो अब कहीं अपनी मर्जी से डिसीजन ना ले लें कि हाँ ये बंदा तो ठीक लग रहा है, इससे ज़्यादा टैक्स ले लो। फेवरेटिज्म, हाँ ये बंदा मेरे रिश्तेदार है, इसे टैक्स मत लो। ब्राइब कल्चर, हाँ एक्स्ट्रा पैसा दे दो इतना तो तब तुम लोगों का टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। तो सर्टेनिटी की वजह से आर्बिट्रेरी एक्शन में कंट्रोल आ गया था, ठीक है, इसलिए ये इसका सबसे बेस्ट फीचर है। ओके, चलिए
नाउ क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली रिगार्डेड एज सुपीरियर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन ग्राउंड ऑफ इक्विटी, मेनली बिकॉज मतलब डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरिजन में सुपीरियर माने जाते हैं। क्यों? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी। अब पहले इक्विटी नया शब्द मिल गया हमें, अब जानते हैं पहले इक्विटी क्या होता है। इक्विटी मतलब मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, फेयरनेस इन टैक्सेशन, और फेयरनेस का मतलब रिच के ऊपर मोर बर्डन, पुअर के ऊपर लेस बर्डन। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है वो भी हमने पढ़ लिया, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है ना, इनकम पर लगता है, बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, पर्सन जो पे करता है वही भुगतता है ना। और अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे थे यहाँ पर, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, रिच और पुअर दोनों सेम देते हैं, पुअर के लिए ये अनफेयर हो जाता है, इसलिए वो इक्विटी को वॉयलेट करता है। अब देखो की रीज़न क्या है इसका, की रीज़न इसका ये है कि शिफ्ट हो रहा है बर्डन, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जैसे सैलरी से इनकम टैक्स जो कट हो रहा है वो एम्प्लॉय को ही देना पड़ेगा, इसलिए एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल अप्लाई होता है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेस को सुपीरियर माना जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस से ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी, क्योंकि दे आर ईजियर टू कलेक्ट। नहीं, कलेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही है। देयर बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, एग्जैक्टली, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है, तभी तो इक्विटी मेंटेन हो रही है कि भाई जो कमाएगा वही देगा, जो कमाएगा ही नहीं बेचारा वो कैसे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें पूछ रहे हैं, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट, मतलब मेजर लिमिटेशन डायरेक्ट टैक्स की डेवलपिंग इकोनॉमी में क्यों होती है। देखो डेवलपिंग इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ प्रॉब्लम होती है लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है, कैश ट्रांजेक्शन्स हैं और इनकम रिकॉर्ड्स मिसिंग होते हैं मोस्टली, है ना। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम होती है लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, कैश ट्रांजैक्शन, इनकम रिकॉर्ड्स मिसिंग। हाँ, तो अब हम डायरेक्ट टैक्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये तब इफ़ेक्टिव होती हैं जब इनकम प्रॉपरली रिकॉर्ड हो, अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट हो और ऑनेस्ट डिस्क्लोजर हो। सो डेवलपिंग कंट्री में ये कंडीशन वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है इनकम असेसमेंट में, कि इनकम असेसमेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग इनकम छुपा लेते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होती है और ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, तो एज अ रिज़ल्ट टैक्स बेस जो है वो नैरो हो जाता है और टैक्स इवेजन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है ना, इसीलिए इसकी मेजर लिमिटेशन यही है कि एक्यूरेट इनकम असेसमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है और विदाउट करेक्ट इनकम डेटा टैक्स हमारा फेयर नहीं हो सकता और रेवेन्यू लॉस हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहे थे कि मेजर लिमिटेशन जो डायरेक्ट टैक्स की है डेवलपिंग कंट्री में वो किस वजह से होती है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा था दे इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो ये गलत है, इनडायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशंस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स से नहीं होते हैं। ऑप्शन बी में आपको बोल रहे हैं दे रिक्वायर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ इनकम, तो ये सही है। सो ये डेवलपिंग इकनॉमी की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमें एक्यूरेट असेसमेंट चाहिए होती है इनकम की, पर यहाँ पर हमने पढ़ा जिन कारणों की वजह से हमें सही असेसमेंट इनकम की नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब कुछ चीज़ें आप लोग लिख लो, जैसे सर्टेनिटी क्या करता है, इट लिमिट्स आर्बिट्रेरी पावर। दूसरा डायरेक्ट टैक्स इक्विटी, सो इसमें क्या होता है, नो बर्डन शिफ्टिंग। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या आता है, इसमें लिखो इनकम असेसमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं जीएसटी इज़ कंसीडर्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट, कहते जीएसटी से पहले था पुराना इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था, तो कहते जीएसटी ने आ करके उसे रिप्लेस करके कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर कर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले जीएसटी से पहले वाला सिस्टम समझो, फ्रॉम स्क्रैच बताती हूँ मैं आपको। पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह वगैरह बहुत सारे टैक्स होते थे और हर टैक्स अलग अलग स्टेज पर लगता था और टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तो अब देखो, एक आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो एक बिस्किट बन रहा है,
ठीक है। तो स्टेज 1 में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट स्टेज में उस बिस्किट का मैन्युफैक्चरर। मान लो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो थी, रॉ मटेरियल आपका था 110 का, तो 110 के ऊपर आपका 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लग गई, ठीक है। तो 100 रुपये की, सॉरी 100 रुपये का था बिस्किट, तो इसकी 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगी, तो ये आपके पास 110 रुपये का ये टोटल आ गया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर से कहाँ जाता है सामान, फिर जाता है होलसेलर के पास। तो अब 110 को वो कंसीडर करेगा, पहली बात होलसेलर 100 को नहीं करेगा। फिर अब होलसेलर के पास आकर के होलसेलर फिर वैट लगा देगा 10% और वैल्यू एडेड टैक्स उसने और लगा दिया। तो अब वैट इस पर कितना हो गया, 10% इसका 11 रुपये का टैक्स जो है इसने और लगा दिया। मतलब ऑलरेडी यहाँ पर ये एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, पर उसने और टैक्स लगा दिया, वैल्यू एडेड टैक्स। तो एज अ रिजल्ट ये कितने का बन गया, 120 रुपये का बिस्किट बन गया। तो वैट लग गया एक्साइज ड्यूटी के भी ऊपर। इसी को ही कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कस्टमर को अब क्या होगा, जो 100 रुपये का मिलना चाहिए था, अब वो 120 रुपये का प्रोडक्ट मिलेगा उसको, ठीक है। फिर आया जीएसटी। जीएसटी के अंडर क्या होने लग गया, जीएसटी के अंडर इनकम, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे हम आईटीसी कहते हैं, ये मिलता है। सिर्फ वैल्यू एडेड पार्ट पर टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इसलिए प्राइसेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, टैक्स बर्डन कम होता है, इकनॉमी एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहे थे कि जो जीएसटी था वो इम्प्रूवमेंट है पुराने वाले टैक्स स्ट्रक्चर पे। क्यों, क्योंकि ऑप्शन 1 कह रहा है इट रिड्यूसेस टैक्स रेट यूनिफॉर्मली। तो दिस इज़ रॉन्ग। जीएसटी का एम रेट कम करना नहीं है, स्ट्रक्चर को सुधारना था। फिर था एक्सपैंड्स द टैक्स बेस टू इनकम। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी में बोल रहे हैं एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, सो दिस इज़ करेक्ट। तो जीएसटी ने आगे टैक्स ऑन टैक्स की प्रथा जो थी वो ख़त्म कर दी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज सजेस्ट दैट टैक्सेशन शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ मैनर दैट, मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है ये क्या सजेस्ट करता है। तो सबसे पहले देखो ये जो प्रिंसिपल आया ना सोशल एडवांटेज का, ये प्रिंसिपल किसने दिया, ये प्रिंसिपल दिया आपको इकोनॉमिस्ट डेल्टन ने। इस प्रिंसिपल का कोर आइडिया होता है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम सेक्रीफाइस हो उसका, ठीक है। फिर इन्होंने एक नाम आपको यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब यहाँ पर ये सोशल एडवांटेज का क्या मतलब हुआ, इसका देखो टैक्स जब देना होता है हमें जाहिर सी बात है दुख लगता है बड़ा टैक्स देते वक्त, क्योंकि हमारी पॉकेट में जो इनकम होती है डिस्पोजेबल इनकम जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाती है। सो इस पेन को हम कहते हैं सेक्रीफाइस। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि टैक्स लो, लेकिन इतना लो कि ज़िंदा रह सके यार, खर्चा कर सके हम लोग, हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो सफिशिएंट रह सके, ठीक है। अगर देखो क्या होगा, टैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है लोग सफ़र करेंगे और इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। पर अगर टैक्स बहुत कम लिया तो फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स तो इनकम का सोर्स है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती। इसलिए टैक्सेशन ऐसा लो जो बैलेंस हो और आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। तो वही ये लोग बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल क्या है कि टैक्सेशन ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि आपके पास ऑप्शन भी देखो क्या बोल रहे हैं, सोशल सेक्रीफाइस कॉज्ड बाय टैक्सेशन इज़ मिनिमाइज। जो सोशल सेक्रीफाइस है ना उसे हम मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन कंसीडर्ड इन्फ्लेशनरी इन नेचर। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इन्फ्लेशनरी होता है नेचर में। अब देखो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं हमें पता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं, प्रोड्यूसर टैक्स देता है, कंज्यूमर टैक्स बियर करता है जैसे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। अब ये बताओ इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस, कीमतें बढ़ जाना। अब इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन कैसे बढ़ा रहा है, देखो जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो जाहिर सी बात है जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट बचाने के लिए क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। यानी कि जो सोप 40 रुपये का था जीएसटी लगने के बाद वो 45 का हो गया।
अब कंज्यूमर जो है वो महंगा सामान खरीद रहा है, तो प्राइजेस बढ़ गए, तो उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको सही बेस्ट एक्सप्लेन कर रही थी। तो ऑप्शन बी देखो, दे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइजेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है आपकी और कीमतें भी बढ़ जाती है, तभी इन्फ्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको पूछ रहे हैं द टर्म टैक्स इंसिडेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच, कहते टैक्स इंसिडेंस कौन सी सिचुएशन को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले देखो, आपने कुछ टर्म याद रखनी है। सबसे पहले आपको मैंने बताया इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, वो कौन होता है, लीगल पेयर, इसे लिख लो। फिर है दूसरा शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, फिर है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और वो क्या पढ़ा था हमने, फाइनल बियरर। ठीक है, ये टर्म्स पता होनी चाहिए। अब ज़रा एक एग्जांपल सुनो, शॉपकीपर जीएसटी देता है गवर्नमेंट को, तो वो कौन हुआ, लीगल पेयर। अब शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देता है, तो उससे क्या हो गया, टैक्स शिफ्ट हो गया। अब कस्टमर महंगा सामान खरीद रहा है, तो कस्टमर कौन हो गया, वो हो गया फाइनल बियरर। ठीक है, यही टैक्स इंसिडेंस है। ठीक है, सो टैक्स इंसिडेंस डेफिनेशन लिख लो, इट रेफर्स टू द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स रिगार्डलेस ऑफ हु पेज इट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब गिवन ऑप्शंस में से सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, टैक्स बर्डन इज़ फाइनली बोर्न बाय अ पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन 17 पे। 17th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड बिफोर दे रीच द मार्केट इज़ नोन एज, मतलब वो टैक्स जो आपने किस पे इम्पोज किया, गुड्स की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर पे, जबकि वो मार्केट में अभी पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले ही जो टैक्स इम्पोज कर दिया, उस टैक्स को क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या वैट। अब देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसा टैक्स जो गुड के मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के स्टेज पर लग गया, जब गुड्स मार्केट में आया भी नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप ना गुड्स की लाइफ साइकिल को समझो, बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट के स्टेजेस होती हैं, सबसे पहला स्टेज आता है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद होती है उसकी सेल्स, फिर सेल के बाद होती है उस गुड की कंजम्पशन, फिर होती है उसकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। ठीक है, अगर फ़ॉरेन से लाया हो या भेजना हो उधर, तो इन हर स्टेज पे ना टैक्स अलग होता है। अब देखो आपको यहाँ पर सही आंसर फ़िलहाल आपके पास जो है ना, सही आंसर सुनो फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सुनाती हूँ। सही आंसर तो इसका फ़िलहाल आपका एक्साइज ड्यूटी है। अब इसका देखो, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है ना, मैन्युफैक्चर पर लगाई जाती है और ये फैक्ट्री के अंदर लगती है। गुड्स मार्केट में आए या ना आए, बनने पर ही टैक्स लग जाएगा उसका। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टैक्स लेवाइड ऑन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री। ठीक है, तो इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बाकी ये जो आपको कस्टम ड्यूटी बोला है, कस्टम ड्यूटी जो होता है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है, इसे बॉर्डर टैक्स कहते हैं। फिर ये जो सेल्स टैक्स बोला है, ये सेल के टाइम लगती है, और ये जो वैट है, वैल्यू एडिड, ये वैल्यू के एडिशन पर लगती है सेल के टाइम पर। ठीक है, चलिए नाउ 18th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं वन ऑफ द रीज़न वाई इनडायरेक्ट टैक्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन इज़ दैट, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक कारण आपका कि इनडायरेक्ट टैक्स को पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन में क्यों प्रेफर किया जाता है। अब ये जो इन्फ्लेशन है ना, इसका मतलब दोबारा याद करो, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस का जर्नल लेवल बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन के टाइम जो गवर्नमेंट होती है, उसका गोल क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग थोड़ा खर्चा कम कर दें, डिमांड कम हो, ताकि प्राइस स्टेबल हो जाए ऑटोमेटिकली। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है यहाँ काम कैसे करता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, गुड्स को और महंगा कर देगा। अब लोग सामान खरीदने से पहले सोचेंगे कि यार ये ख़रीदना ज़रूरी है या नहीं है, फिर एज अ रिज़ल्ट जो नॉन एसेंशियल कंजम्पशन हो जाएगी ना, वो लोगों की कम हो जाएगी। यही सोचेंगे कि फालतू में क्यों खर्च करना है आपने, हाँ जो नेसेसिटी है वो तो ख़रीदनी है, बट जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं
जैसे लग्जरी कार पर हाई जीएसटी लग गया तो नहीं खरीदेंगे लोग, फिर पोस्टपोन कर देंगे उसको खरीदना, तो कंजम्पशन उनका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कर्ब एक्सेसिव कंजम्पशन। जो एक्सेसिव कंजम्पशन है उसको थोड़ा सा आप शट डाउन कर दोगे। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स शिफ्टिंग एंड टैक्स इंसिडेंस। देखो, तो ये क्वेश्चन जो है बड़ा कंसेप्चुअल है, पहले इन दोनों टर्म्स को समझ लो। सबसे पहला है आपके पास टैक्स शिफ्टिंग। टैक्स शिफ्टिंग मतलब टैक्स के बर्डन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र कर देना। फिर है आपके पास टैक्स इंसिडेंस, मतलब जो पर्सन फाइनली टैक्स बियर कर रहा है वो होता है टैक्स इंसिडेंस। अब ज़रा फ्लो को समझो। प्रोड्यूसर जैसे ही प्राइस बढ़ाता है तो कंज्यूमर को पे क्या होता है, प्रोड्यूसर टैक्स देता है। अब प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ा रहा है तो वो शिफ्टिंग कर रहा है अपनी लायबिलिटी को। अब कस्टमर क्या करेगा, महंगा सामान खरीदेगा, और फाइनल बियरर जो है टैक्स का वो कौन हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। इंसिडेंस उस पर शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्टिंग के बिना इंसिडेंस डिसाइड नहीं हो पाती है। तो आपने एक कोर लाइन जो याद रखनी है, लिख भी लो इसको, द मैनर इन विच टैक्स इज शिफ्टेड डिटर्मिन्स हु अल्टीमेटली बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टैक्स शिफ्टिंग डिटर्मिन्स द फाइनल इंसिडेंस ऑफ टैक्स। फाइनल इंसिडेंस ऑफ टैक्स कौन डिसाइड करेगा, टैक्स शिफ्टिंग। उसी से पता चलेगा किस पे कौन सा टैक्स जो है कब शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं, अ साउंड टैक्स सिस्टम एम्स टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। एक अच्छा टैक्स सिस्टम जो है वो इक्विटी और एफिशिएंसी में बैलेंस लेकर कर आता है। अब देखो, इन दोनों का मतलब जानते हैं। इक्विटी और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। इक्विटी का मतलब फेयरनेस, एबिलिटी टू पे, रिच पेज मोर, पुअर पेज लेस। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, इकोनॉमी स्मूथली काम करे, लोग काम करें, इन्वेस्ट करें, अर्न करें, प्रोग्रेसिव काम चल रहा हो। ठीक है, अब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो, अगर आपका टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा इक्विटेबल हो, मतलब हाई टैक्स ऑन हाई इनकम ऐसा हो, तो क्या होता है, लोग सोचते हैं ज़्यादा कमा के फ़ायदा क्या है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा कमा रहे हैं टैक्स तो उतना ज़्यादा ही देना पड़ रहा है। तो वर्क और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपकी एफिशिएंसी है जो घट जाती है। अब इसलिए क्या है, इन दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का गोल होता है टैक्स, फेयर टैक्स लेना, बट मोटिवेशन भी रहे, यही उनका ऑब्जेक्टिव होता है ना गवर्नमेंट का। तो इसलिए अगर इक्विटी और एफिशिएंसी दोनों रहेंगी, बैलेंस होकर रहेंगी, तभी आपका टैक्स सिस्टम जो है वो कैसा रहेगा, साउंड रहेगा। तो आपको यही पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ऑप्शन सी देखो, ये बोल रहे हैं हाई इक्विटेबल टैक्सेस में रिड्यूस इंसेंटिव टू वर्क एंड इन्वेस्ट। क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स लगते रहेंगे तो लोग सोचेंगे छोड़ो ऐसी की तैसी, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम हमारे पास रहेगी उतना ज़्यादा सरकार जो है वो टैक्स ले जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन आप याद रखो, लिख भी लो, अ गुड टैक्सेशन सिस्टम डज नॉट ब्लाइंडली फोकस on fairness or revenue alone. It carefully balances equity and efficiency so that economic growth is not discouraged while social justice is maintained. ठीक है, ये याद रखनी है लाइन आपने। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 में आपको क्या बोल रहे हैं, a tax system that places relatively greater burden on higher income group primarily reflects adherence to the which principle of taxation। अब ज़रा क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टैक्स सिस्टम में आपके जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स देते हैं और पुअर लोग कम टैक्स देते हैं, तो ये कौन से टैक्सेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब देखो, सही आंसर है हमारे पास, पहले वो जानो फिर मैं कारण बताती हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। अब देखो, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में, पर दोबारा से समझते हैं। ये जो एबिलिटी टू पे है इसका मतलब क्या है, मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है,
ए की मंथली इनकम है 10,000 और बी की मंथली इनकम है 1 लाख, ठीक है। अब अगर दोनों से सेम टैक्स लिया जाए तो क्या ये फेयर होगा? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि एक की इनकम बहुत लो है और एक की बहुत हाई है। तो हमें क्या करना चाहिए कि वो फेयर हो, कि ए से थोड़ा टैक्स कम लो और बी से टैक्स थोड़ा ज़्यादा ले लो। तो इस लॉजिक को हम कहते हैं एबिलिटी टू पे, ठीक है। अब एक लाइन ज़रा आप लोग लिखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे द टैक्स बर्डन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी कैपेसिटी कम है वो कम टैक्स देगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनता है। चलिए अब 22 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स why direct taxes are considered more equitable but less elastic than indirect tax। देखो क्वेश्चन को तोड़ के समझते हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको ज़्यादा इक्विटेबल कहा जाता है, ठीक है, पर लेस इलास्टिक कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखो डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल क्यों होते हैं इसको समझो। डायरेक्ट टैक्स मतलब पता है हमें इनकम टैक्स, ये किस पे बेस्ड होते हैं? इनकम, वेल्थ और एबिलिटी टू पे। इसलिए रिच ज़्यादा टैक्स देता है, पुअर कम टैक्स देता है। तो इसका मतलब इक्विटी अचीव हो गई। अब इलास्टिसिटी का क्या कंसेप्ट है इसमें वो देखो। इलास्टिक सिस्टम का मतलब पता है हमने कि इकोनॉमिक ग्रो करे, इनकम बढ़े, टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाता है। डायरेक्ट टैक्स में रेट रिवाइज करने पड़ते हैं, असेसमेंट करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स थोड़ा कम इलास्टिक है, ठीक है। तो अब ज़रा एक लाइन लिखो और सुनो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर इलास्टिक बिकॉज दे ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज विद राइजिंग प्राइजेस एंड कंजम्पशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये कहता है इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट ऑटोमेटिकली विथ प्राइजेस, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई चेंज नहीं आता, उसमें दोबारा से आपकी स्लैब रेट जो है वो चेंज की जाती है, अमेंड होती है, ओके। चलिए 23 क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड मेनली बिकॉज। ये देखो ये आपको बोल रहे हैं कि जो बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों? पहले ये देखो बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या है। बेनिफिट प्रिंसिपल मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस का ज़्यादा बेनिफिट ले वो ज़्यादा टैक्स दे। साउंड्स फेयर डज इट? बट प्रॉब्लम कहाँ है कि पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट जो है इसमें कहाँ आएगा। देखो पब्लिक गुड्स जैसे कि नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइटनिंग, पुलिस प्रोटेक्शन, इनमें बेनिफिट मेजर तो नहीं किया जा सकता, सबको इक्वली मिलता है। तो फिर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आर्मी का बेनिफिट कौन ज़्यादा ले रहा है, स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट कौन ज़्यादा ले रहा है, इसे तो मेजर नहीं कर सकते। इसलिए बेनिफिट प्रिंसिपल प्रैक्टिकली फेल हो जाता है। अब एक लाइन लिखो, द बेनिफिट प्रिंसिपल इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर individual benefits from the public good, okay। So the correct answer will be option B, it is difficult to apply in practice for public good। public good में इसको हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछ रहे हैं अ प्रोपोर्शनल टैक्स डिफर्स फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्स इन द सेंस दैट अंडर प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, मतलब प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स के बीच में अंतर होता है, वो बोल रहे हैं ये लोग। देखो प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है, मतलब सेम रेट फॉर एवरीवन, इनकम बढ़े या घटे रेट सेम रहेगा। जैसे मान लो 10% टैक्स लगेगा भाई सारी इनकम पे, तो आप गरीब हो अमीर हो जो मर्जी हो 10% टैक्स देना है आपने। तो अब एवरेज रेट का क्या कंसेप्ट है? अब देखो एवरेज रेट का मतलब होता है, मैं लिख के बताती हूँ फॉर्मूला आपको। एवरेज रेट क्या होता है, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। अब प्रोपोर्शनेट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स रेट सेम रहता है और एवरेज रेट भी सेम रहता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स से क्या होता है ना, इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट बढ़ जाता है और एवरेज रेट भी साथ साथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर आपके पास कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी।
एवरेज रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेम रहेगा। ओके, नाउ 25th क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट्स टैक्स इवेजन रादर देन टैक्स अवॉइडेंस। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन जो है टैक्स इवेजन को सही तरीके से बता रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सप्रेसिंग इनकम डेलिबरेटली। अब ज़रा समझो, टैक्स अवॉइडेंस क्या था, लीगल था और लॉ के लूप होल्स को यूज़ करता था, एथिकली क्वेश्चनेबल था बट लीगल था। और टैक्स इवेजन क्या था, ये इलीगल है, फ्रॉड, चीटिंग, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब सप्रेसिंग इनकम डेलिबरेटली, ये आंसर सही है हमारा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो आपकी एक्चुअल इनकम जो है, आपकी एक्चुअल में इनकम है 10 लाख, ठीक है, पर आपने बता दिया भाई सरकार को मेरी इनकम जो है वो 5 लाख है, जानबूझकर आपने इनकम छुपा दी, ये डायरेक्ट क्राइम है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, टैक्स इवेजन। अब लाइन एक लिखो, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ इनकम टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, सो सही लाइन इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो टैक्स अवॉइडेंस है मे बी मॉरली रॉन्ग बट इज लीगली अलाउड, वेयर एज टैक्स इवेजन इज क्रिमिनल ऑफेंस एंड पनिशेबल अंडर लॉ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब 26th क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेशन इज़ एसोसिएटेड विद द आइडिया दैट, मतलब देखो एक्सेस बर्डन बोल रहे हैं ना ये लोग, एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, लेकिन सोसाइटी को तो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। सो इस एक्स्ट्रा लॉस को हम कहते हैं एक्सेस। ठीक है, अब ये जो बर्डन ऑफ टैक्सेशन है ये हमारा एक डेड वेट लॉस है। अब सोचो अगर टैक्स नहीं होता तो लोग फ्रीली सामान को खरीद बेच सकते, अब टैक्स लग गया तो इस वजह से कीमतें बढ़ गई, और अब क्या होगा कि कुछ लोग खरीदना ही बंद कर देंगे और कुछ प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट सोसाइटी का वेलफेयर कम हो जाएगा, है ना। तो टैक्स सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता, लोगों के डिसीजंस को भी चेंज कर देता है, जैसे काम कम करना, कम इन्वेस्ट करना, कम कंज्यूम करना, ये इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है। इसलिए एक लाइन लिखो और याद से सुनो, excess burden of taxation refers to the welfare loss caused due to distortion of economic choice as a result of taxation। ठीक है, so option B makes the correct answer, tax create distortion in economic choices। ओके, चलिए अब हम चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। इसमें हमें पूछ रहे हैं अ टैक्स इज सेट टू बी न्यूट्रल। टैक्स को न्यूट्रल कब कहा जाता है, तो न्यूट्रल का सिंपल मतलब क्या होता है, जो इंटरफेयर ना करे। तो न्यूट्रल टैक्स मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज ना करे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग डिसीजन सेम रहे। तो न्यूट्रलिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो आइडियल वर्ल्ड में टैक्स सिर्फ रेवेन्यू के लिए हो, इकनॉमी अपनी नेचुरल डिसीजन में चले। अगर टैक्स लोगों को डिस्करेज करने लग जाए तो ये और या फोर्स करे कि बिहेवियर चेंज करना हो, तो वो टैक्स नॉन न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैक्स लगाने से लोग कम काम करने लगे या ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ने लगे तो ये न्यूट्रल टैक्स नहीं है। ठीक है, सो न्यूट्रल टैक्स की डेफिनेशन ज़रा लिखो, अ न्यूट्रल टैक्स इज़ वन विच डज नॉट अफेक्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डज नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक के डिसीजंस में असर नहीं करता है। ठीक है, नाउ 28th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं वाई आर इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर्ड लेस सर्टेन एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में लेस सर्टेन क्यों कंसीडर किए जाते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, देयर बर्डन डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। अब समझो, कैनन ऑफ सर्टेनिटी बताया था मैंने आपको, ज़रा उसको याद करो। वो क्या कहता था कि टैक्स अमाउंट आपकी फिक्स्ड हो, टैक्स पेयर को पहले से पता हो और आर्बिट्रेरी पावर ना हो। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या था, इनकम टैक्स एग्जैक्ट अमाउंट पता होता था, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, जीएसटी एक्साइज बर्डन शिफ्ट हो सकता था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में डिमांड और सप्लाई इलास्टिक या इनइलास्टिक हो, कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, इन सब पर डिपेंड करता है कि टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा।
इसीलिए सर्टेनिटी नहीं होती है। तो एक लाइन लिखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लैक सर्टेनिटी बिकॉज द फाइनल बर्डन डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस एंड इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर बनता है। नाउ 29th क्वेश्चन, इसमें आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के रिग्रेसिव नेचर को कौन सी लाइन सही डेफिनेशन है इसकी। तो रिग्रेसिव टैक्स का मतलब रेट इज़ सेम बट पुअर पर ज़्यादा बर्डन लग रहा है और रिच पर बर्डन रिलेटिवली कम है। ठीक है, जैसे अगर पुअर की इनकम जो है मान लो 10,000 रुपया है और वो 9,000 तो नेसेसिटीज़ पे ही खर्च कर देता है। अब अमीर की इनकम 1,00,000 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं गुड्स उन्हीं नेसेसिटीज़ को ख़रीदने में उसका ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 लगेगा। अब टैक्स का रेट तो सेम लगा, पर पुअर का तो सारा का सारा इनकम जो है वो अफेक्ट पड़ गया उस टैक्स से, पर रिच का तो थोड़ा सा ही हिस्सा लगा उस इनकम के ऊपर, उस खर्चे के ऊपर। तो ज़्यादा सफ़र किसने किया, गरीब ने ज़्यादा सफ़र किया अमीर के कंपैरिजन में। तो इनडायरेक्ट टैक्स गुड पर लगते हैं और पुअर लोग इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देते हैं उन गुड्स को ख़रीदने पे। तो ये रिग्रेसिव नेचर होता है। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव बिकॉज लोअर इनकम ग्रुप स्पेंड a higher portion of their income on taxed commodities. ठीक है, so the correct answer will be option C. Lower income group spends larger proportion of income on the taxed goods. ठीक है, चलिए now question number 30, यहाँ पूछ रहे हैं the canon of convenience in taxation implies what। तो canon of convenience काफ़ी देर से आ रहा था, so एडम स्मिथ को इसका कैनन याद करो। कैनन ऑफ कन्वीनियंस मतलब टैक्स कलेक्शन टैक्स पेयर के लिए इजी हो, टाइम मोड प्लेस सब कुछ कंफर्टेबल हो। अब देखो इनकम टैक्स में सैलरी मिलते ही टीडीएस कट हो जाता है, टैक्स पेयर को पेन ही नहीं होता है। अब जीएसटी में क्या है, प्राइस के अंदर ही इंक्लूडेड है, कंज्यूमर को अलग से नहीं देना पड़ता, आसान है। हमें पता ही नहीं चलता, हम सुबह उठते से लेकर के रात सोने तक जितना भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों में हमारा टैक्स जा रहा है, जो भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमारे लिए जीएसटी आए ना आए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एक आम इंसान के लिए, है ना। तो एक लाइन लिखो, अकॉर्डिंग टू द कैनन ऑफ कन्वीनियंस टैक्सेस शुड बी लेवाइड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर दैट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखो, ये हमारी इस डेफिनेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड व्हेन टैक्स पेयर्स कैन कन्वीनियंटली पे। ठीक है, तो आप एक चीज़ और लिखो, अ गुड टैक्स सिस्टम डज नॉट मियरली कलेक्ट्स रेवेन्यू। सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना ही नहीं इसका काम होता है, इट केयरफुली कंसीडर्स टैक्स पेयर बिहेवियर, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने का मकसद रहता है टैक्स का। नाउ 31 क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली डिटर्मिन्स द डिग्री ऑफ टैक्स शिफ्टिंग इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कौन कौन से फैक्टर इनमें से एक फैक्टर हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि डिग्री ऑफ टैक्स शिफ्टिंग इनडायरेक्ट केस के केस में कितना टैक्स आपका शिफ्ट होगा। तो आप ये देखो, टैक्स शिफ्टिंग को समझो दोबारा से। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सेलर पहले टैक्स दे देता है, लेकिन वो टैक्स कंज्यूमर पर शिफ्ट करने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टैक्स शिफ्टिंग। हमने कई बार इसे रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स कितना शिफ्ट होगा, ये कौन कितना बर्डन बियर करेगा, ये चीज़ किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी क्या होती है, मतलब किसी चीज़ का चेंज होने पर रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग है। अब इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस बढ़े तो डिमांड बहुत गिर जाए, और इन इलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस बढ़े और डिमांड जो है ज़्यादा चेंज ना हो, जैसे कि सॉल्ट या मेडिसिन, मतलब जो नेसेसिटी आइटम्स हैं जितनी भी, मतलब प्राइस जो है ज़्यादा उसमें चेंज जब आता है तो डिमांड ज़्यादा नहीं गिरती है, मतलब नेसेसिटी है जितना हमें चाहिए हम उतना लेंगे ही लेंगे। सो इलास्टिसिटी का टैक्स शिफ्टिंग से क्या लेना देना है कि अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर मजबूर है ख़रीदने के लिए और सेलर इजीली टैक्स शिफ्ट कर देता है।
अगर डिमांड इलास्टिक है तो कंज्यूमर मना कर देगा, सेलर खुद टैक्स बियर करेगा। इसलिए टैक्स शिफ्टिंग का मेन फैक्टर जो है वो इलास्टिसिटी भी होता है, ठीक है। इसलिए एक लाइन लिखो, द डिग्री ऑफ टैक्स शिफ्टिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टैक्स्ड कमोडिटी। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमें पूछ रहे हैं अ टैक्स सिस्टम डोमिनेटेड बाय इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट, मतलब जो टैक्स सिस्टम है मेनली इनडायरेक्ट टैक्स, इसे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? क्योंकि सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्सन इनकम इनइक्वालिटी। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर याद रखो कि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है, रिच और पुअर दोनों सेम रेट से टैक्स देते हैं। तो रियल लाइफ में देखो क्या होता है कि जो गरीब है वो अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देता है जिन चीज़ों को खरीदने में, अमीर का उन्हीं चीज़ों को खरीदने में इनकम का बहुत कम हिस्सा लगता है। तो सेम जीएसटी रेट लग रहा है पर पुअर की सारी कमाई तो चली गई, पर जो अमीर है उसको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो गैप जो है अमीर और गरीब का और ज़्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से क्या होने लग गया कि जो गरीब है वो और गरीब हो गया और जो अमीर है वो इज़ अनअफेक्टेड। तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाती है ना। तो एक लाइन लिखो, अ टैक्स सिस्टम डोमिनेटेड बाय इनडायरेक्ट टैक्स इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट प्लेसेस अ हैवियर रिलेटिव बर्डन ऑन लोअर इनकम ग्रुप्स देयर बाय वर्सनिंग इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए अब 33 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की रीज़न फॉर प्रेफरिंग डायरेक्ट टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से क्या वो प्रमुख कारण हैं जिस वजह से डायरेक्ट टैक्स को इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर किया जाता है? तो देखो सबसे पहले इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि रिच से टैक्स लो, पुअर के वेलफेयर में यूज़ करो। अब डायरेक्ट टैक्स ये काम कैसे करता है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स और इधर प्रोग्रेसिव स्लैब होती हैं। जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। और गरीब के केस में इनकम कम होती है तो फिर इस केस में या टैक्स कम होगा या फिर ज़ीरो होगा। तो गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं तो वो उन फंड्स को वेलफेयर स्कीम में चलाती है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में तो रेट जो है वो सेम रहता है सबके लिए, पर डायरेक्ट टैक्स में एबिलिटी पे बेस होता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है। तो एक लाइन लिखो, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रेफर्ड फॉर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एज दे आर लिवाइड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एज अ रिजल्ट सही आंसर विल बी दे आर बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर पूछ रहे हैं द इलास्टिसिटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम प्राइमरली रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू। जो इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स सिस्टम है इसका कंसेप्ट क्या है? देखो इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रो करे, इनकम बढ़े और गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़े। अब एग्जांपल देखो, जब जीडीपी बढ़ता है लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, अपने आप कलेक्शन बढ़ जाती है। डायरेक्ट टैक्स के केस में स्लैब्स को रिवाइज करना पड़ता है सरकार को। तो कोर मीनिंग इसका यही है कि इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि रेट बदले बिना रेवेन्यू बढ़ जाए। तो ज़रा एक लाइन लिखो, द इलास्टिसिटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम रेफर्स टू इट्स कैपेसिटी टू जनरेट इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑटोमेटिकली विद द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जनरेट इंक्रीजिंग रेवेन्यू विद इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमें पूछ रहे हैं अ टैक्स सिस्टम दैट डिस्करेज वर्क एफर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज सेट टू सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ। अब ज़रा क्वेश्चन को समझो। ये बोल रहे हैं अगर टैक्स सिस्टम लोगों को कम काम करने के लिए, कम रिस्क कर लेने के लिए, कम बिजनेस स्टार्ट करने पे मजबूर कर रहा है तो यहाँ पे कौन सी क्वालिटी जो है उसकी लैक कर रही है? तो देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं। एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम का मतलब होता है वर्क सेविंग इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज ना करे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलने दे।
तो जब एफिशिएंसी नहीं होती तो टैक्स ज़्यादा हो रहा है और मोटिवेशन कम हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप सफ़र करेगी और इकोनॉमिक हमारी स्लो हो जाएगी। तो ये इनएफिशिएंसी का साइन है, ठीक है। तो एक लाइन लिखो, अ टैक्स सिस्टम दैट डिस्करेज वर्क एफर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ कंसिडर्ड इनएफिशिएंट। ओके, और एक और, An ideal tax system must collect revenue without killing the incentive to work, save and invest। ठीक है, एक अच्छा टैक्स सिस्टम वही होता है जो रेवेन्यू तो कलेक्ट कर रहा है पर लोगों का जो इन्वेस्टमेंट, सेविंग और काम करने की मोटिवेशन है ना, उसको डिस्करेज किए बिना। ठीक है, चलिए नाउ 36 में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स why GST is described as a destination based tax। GST को destination based tax कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, पहले हम ये जानते हैं कि टैक्स ना दो जगह से रिलेट करता है, जहाँ चीज़ बनी हो और जहाँ चीज़ यूज़ हुई हो। तो जहाँ पे चीज़ बनती है वो होती है प्रोडक्शन प्लेस, और जहाँ पे चीज़ यूज़ हो रही होती है उसे कहते हैं कंजम्पशन प्लेस। तो पहले इंडिया में टैक्स जो था वो ओरिजिन बेस्ड होता था, मतलब जहाँ फैक्ट्री है वहीं उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा। तो जीएसटी आया और जीएसटी ने कुछ बदलाव किए। जीएसटी ने बोला कि टैक्स का हक उस स्टेट का है जहाँ गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, कंजम्पशन के ऊपर इसने ज़्यादा फोकस किया। अब देखो, मान लो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल बना तमिलनाडु में, बेचा गया जम्मू में, यूज़ भी हो रहा है जम्मू में, तो टैक्स किसे मिलेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को या तमिलनाडु की सरकार को? टैक्स मिलेगा जम्मू कश्मीर की सरकार को, क्योंकि कंजम्पशन वहीं हो रही है। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टैक्स इज लेवाइड वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड। जहाँ पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वहीं पे टैक्स लेवाई किया जाएगा। नाउ 37th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, द प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन अराइजेज मेनली वेयर। अब देखो, डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही इनकम पर दो अलग अलग अथॉरिटी टैक्स ले रही हैं। अब वो अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कभी इंटरनेशनल लेवल पर भी हो जाता है ये। एक एग्जांपल लेते हैं, इनकम एक ही है, सेंटर भी टैक्स ले रहा है, स्टेट भी टैक्स ले रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, टैक्स पेयर पे डबल बर्डन हो जाएगा। इसीलिए डबल टैक्सेशन जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए सही आंसर क्या बन रहा है, डिफरेंट अथॉरिटी टैक्स द सेम इनकम। एक ही इनकम को जब अलग अलग अथॉरिटी टैक्स करती हैं तो वो डबल टैक्सेशन कहलाई जाती है। ठीक है, नाउ 38th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं, द अ टैक्स विच कैन नॉट बी शिफ्टेड एंड हुज बर्डन इज बॉर्न एंटायरली बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed is typically known as, we have learnt it many times before this question, so it is known as direct tax। so यहाँ दो वर्ड्स को याद रखना है आपने। सबसे पहला क्या है, टैक्स का इम्पैक्ट और टैक्स का इंसिडेंस। टैक्स का इम्पैक्ट मतलब जहाँ टैक्स लीगली लगता है, टैक्स का इंसिडेंस मतलब जो एक्चुअली टैक्स को भुगतता है। सो डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम टैक्स पर होता है। जैसे इनकम टैक्स, सैलरी मिल रही है तुम्हें तो टैक्स भी तुम ही दे रहे हो, ठीक है, तुम किसी पर उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉन शिफ्टेबल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ 39 क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकनॉमी जब ग्रो करती है, इकनॉमी तब ग्रो करती है जब इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हो और लोग रिस्क लेने को रेडी हो। लेकिन अगर टैक्स बहुत ही ज़्यादा है, प्रॉफिट ही कम हो रहा है, कंप्लायंस बहुत टफ है, तो बिज़नेस क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देगा, एक्सपेंशन को स्लो कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि बैलेंस्ड टैक्सेशन इज़ गुड एंड एक्सेसिव टैक्सेशन इज़ हार्मफुल। एज अ रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी मेक्स द करेक्ट सेंसेस। एक्सेसिव टैक्सेशन में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा टैक्स लगेगा तो लोग सोचेंगे भाड़ में गए, हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। 40 क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं, अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पब्लिक के पीछे नहीं भागना पड़ता। जीएसटी शॉपकीपर से कलेक्ट करवा रही है, शॉपकीपर प्राइस में ऐड करके दे देता है, कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि मैं टैक्स दे रहा हूँ। एज अ रिजल्ट कलेक्शन भी आसान हो गई, इन्फोर्समेंट भी स्ट्रांग होगी, टैक्स इवेजन भी कम होगी। इसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंट होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी देखो, दे आर ईजी टू कलेक्ट एंड एनफोर्स, दिस मेक्स द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक चीज़ आप लिखो, याद भी करो, लिखो जीएसटी इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड अ कंजम्पशन बेस्ड। ठीक है, फिर डायरेक्ट टैक्स इज नॉन शिफ्टेबल, इनडायरेक्ट टैक्स इज ईजी टू कलेक्ट, डबल टैक्सेशन में मल्टीपल अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है, एक्सेस टैक्स में ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी इन टैक्सेशन इम्प्लाइज व्हाट। देखो, इक्विटी का मतलब फेयरनेस, टैक्स सिस्टम में इक्विटी का मतलब लोगों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स देना है। अब ये आपको दो तरह की इक्विटी, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब जो लोग फाइनेंशियली इक्वल हैं उन पे सेम टैक्स लगना चाहिए। इक्वालिटी का फोकस है सेम इनकम सेम ट्रीटमेंट। और वर्टिकल इक्विटी का मतलब जो लोग वेल्दी हैं या हायर इनकम ग्रुप में हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मान लो ए और बी दो जने हैं, दोनों की इनकम 5 लाख है, दोनों फाइनेंशियली इक्वल हैं, टैक्स अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर अनइक्वल टैक्स लगा तो वो हॉरिजॉन्टल इक्विटी जो है वो वायलेट हो जाएगी। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंश्योर्स दैट इक्वल आर ट्रीटेड इक्वली। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये कौन बताता है? ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्विटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इसमें हमें बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई टैक्स इंसिडेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। देखो, टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंट्स, दोबारा सुनो। टैक्स इम्पैक्ट मतलब लीगल लायबिलिटी जिसके नाम पे टैक्स लग रहा है, टैक्स इंसिडेंट्स मतलब रियल बर्डन जो एक्चुअली टैक्स बियर कर रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में प्रॉब्लम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, वैट, एक्साइज वगैरह, ये सेलर या प्रोड्यूसर टैक्स कंज्यूमर्स पर शिफ्ट कर देता है या खुद बियर कर सकता है। अब मार्केट फोर्सेस का क्या रोल है कि अगर डिमांड इलास्टिसिटी है तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर कम खरीदेगा, प्रोड्यूसर बर्डन उठाएगा। अगर सप्लाई इलास्टिसिटी है तो प्रोड्यूसर इजीली उसे शिफ्ट कर पाएगा, इसीलिए एग्जैक्ट इंसिडेंट्स प्रिडिक्ट नहीं हो पाता है। अब एक लाइन लिखो, टैक्स इंसिडेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी बिकॉज मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस हु एक्चुअली बियर्स द टैक्स बर्डन। ठीक है, so correct answer will be option B, market forces influence burden shifting. Okay, now 43 question, इसमें पूछ रहे हैं a tax that increases government revenue but creates significant inefficiency loss is considered undesirable mainly because it creates excess burden. समझो, excess burden मतलब dead weight loss। टैक्स लगने से सोसाइटी का रियल वेलफेयर रिड्यूस होता है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होती है। तो जैसे सिगरेट पर हाई टैक्स लग गया, कंज्यूमर कम बाय करेंगे, प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इकोनॉमी का टोटल सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा। तो रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को मिल गया लेकिन सोसाइटी का नेट लॉस हो गया। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, अ टैक्स दैट रेजेज रेवेन्यू बट डिस्टॉर्ट इकोनॉमिक डिसीजन क्रिएट्स एन एक्सेस बर्डन एंड इज़ अनडिज़ायरेबल। ठीक है, एक्सेस बर्डन भी बन रहा है और डिज़ायरेबल भी नहीं लगती है वो। ठीक है, चलिए अब 44 में आपको पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर रीज़न वाई डेवलपिंग कंट्रीज रिलाई हैविली ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनमें से कौन से कारण है जिस वजह से डेवलपिंग कंट्री जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर होती है। देखो, डेवलपिंग कंट्री में ना इनकम सोर्स ज़्यादा इनफॉर्मल होती है, लोग कैश ट्रांजैक्शन में कम डिक्लेयर करते हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स का प्रॉब्लम क्या है कि इनकम टैक्स लगना रिक्वायर्स एक्यूरेट रिकॉर्ड, पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होने की वजह से हम इसको एनफोर्स नहीं कर पाते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का फ़ायदा क्या हो जाता है कि गुड्स और सर्विसेज पे लग रहा है ये, तो कलेक्ट करना इजी हो जाता है, शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही हो जाता है, टैक्स इवेजन जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी सबको प्राइस के साथ पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, डिफ़िकल्ट इन एक्सेसिंग इनकम। ठीक है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है ना ये डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा निर्भर रहती हैं। चलिए 45 क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ वर्टिकल इक्विटी इन टैक्सेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, करेक्ट आंसर इज एबिलिटी टू पे। देखो, वर्टिकल इक्विटी मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स, मतलब हायर इनकम को हायर टैक्स दो, लोअर इनकम को लोअर टैक्स दो। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये कहता है टैक्स का बर्डन इंडिविजुअल की फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
जैसे अगर आपकी इनकम लेस देन और इक्वल्स टू 5 लाख है तो 5% टैक्स दो, अगर वो मोर देन 10 लाख है तो फिर 30% टैक्स दो। देखो रिच लोग क्या होगा, अब ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, वर्टिकल इक्विटी अचीव करेंगे। ठीक है, तो एक लाइन आपने याद रखनी है, लिख भी लो, वर्टिकल इक्विटी एंश्योर्स दैट टैक्स पेयर्स विद ग्रेटर एबिलिटी टू पे कंट्रीब्यूट मोर, रिफ्लेक्टिंग फेयरनेस इन टैक्सेशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हमें पूछ रहे हैं अ टैक्स सिस्टम दैट फेल्स टू एडजस्ट ऑटोमेटिकली विद राइजिंग नेशनल इनकम लैक्स व्हाट, इट लैक्स इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट दोबारा से समझो ध्यान से। टैक्सेशन में इलास्टिसिटी क्या होती है ना, टैक्स सिस्टम की एबिलिटी की रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़े जब नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ता है। मतलब अगर इकोनॉमी ग्रो करे तो टैक्स कलेक्शन भी नेचुरली ग्रो करे। मान लो सपोज गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लगाया, अगर इनकम स्लैब सेम रहें और जीडीपी बढ़ जाए तो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर नहीं होती है तो मतलब हमारा टैक्स सिस्टम इनइलास्टिक है। सो इलास्टिक टैक्स सिस्टम का फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब देखो जीएसटी और टीडीएस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनकम और सेल्स ग्रोथ के साथ साथ रेवेन्यू इंक्रीज़ कर देते हैं, इलास्टिक सिस्टम है। अब पुअर कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर वहाँ के फ्लैट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बिना कोई एडजस्टमेंट के, तो वो इन इलास्टिक सिस्टम कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इलास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है ये सब कुछ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 47, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड एज इनविजिबल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कंज्यूमर डायरेक्टली पे नहीं कर रहा, सेलर प्राइस में ऐड करके गवर्नमेंट को दे रहा है, तो कंज्यूमर को अलग से पता ही नहीं होता है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनविजिबल टैक्स कहा जाता है। जैसे मान लो 50 रुपये की चॉकलेट है, उसमें 5% जीएसटी इंक्लूड है, 2.38 का टैक्स लगा हुआ है उसमें, हमें पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं 50 रुपये की चॉकलेट है ना। तो हर इनडायरेक्ट टैक्स में हिडन टैक्स का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, दे आर इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कीमतों में छुपे हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम 10 रुपये के चिप्स लेके खुश हो जाते हैं कि हाँ 10 रुपये का चिप्स है, बट हमें पता ही नहीं हम उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन, द इम्पोजिशन ऑफ हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड इज मेनली जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। देखो लग्जरी गुड मोस्टली रिच लोग खरीदते हैं, पुअर रेयरली खरीदेगा। अब हायर टैक्स से क्या होगा कि रिच लोग ज़्यादा पे करेंगे तो प्रोग्रेसिव इफेक्ट होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट वेलफेयर फंड में भी यूज़ कर लेगी। अब लग्जरी कार पे हाई जीएसटी लगेगा, अब रिच ज़्यादा पे कर रहा है पर पुअर को कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, पुअर तो अनअफेक्टेड है। तो इक्विटी हो गई ना, फेयरनेस इन टैक्स बर्डन, सोशल जस्टिस भी हो गया, अब रिच ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटल वेलफेयर के लिए सोचा जाए तो, है ना। तो इसीलिए इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 49 क्वेश्चन, इसमें हमें पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिसोर्स एलोकेशन। देखो सही आंसर है ऑप्शन बी, टैक्सेस में डिस्टॉर्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब समझो टैक्स लगने से प्राइस या कॉस्ट चेंज होती है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर डिसीजन चेंज करते हैं और रिसोर्स एलोकेशन ऑल्टर होती है। फॉर एग्जांपल मान लो सिगरेट पर हाई टैक्स लगा, उससे क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी और गुड की प्रोडक्शन के लिए। अब फर्टिलाइज़र या नेसेसिटी पर अगर हाई इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो उसके अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज होंगे। टैक्सेशन इज़ नॉट न्यूट्रल, इट मे डिस्टॉर्ट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ we are on the last question of today's session. So it is asking a sound taxation policy seeks to combine revenue generated with what। देखो टैक्स पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी का अल्टीमेट गोल होता है रेवेन्यू कलेक्शन फॉर पब्लिक गुड्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ कंट्रोल एंड सोशल जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स में रिच पे मोर, फंड वेलफेयर के लिए यूज़ होगा और इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, और जीएसटी के साथ क्या होगा, स्टेबल रेवेन्यू रहेगी, इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी। सो एक लाइन लिखो, अ साउंड टैक्सेशन पॉलिसी सीक्स बोथ रेवेन्यू जनरेशन एंड सोसाइटल वेलफेयर, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस दोनों को मेंटेन करना ही एक साउंड टैक्सेशन पॉलिसी का एजेंडा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी वन लाइनर में आपको एक नोट्स लिखवाती हूँ, वो आप लोग लिख लो।
देखो इलास्टिसिटी के आगे लिखो ऑटोमेटिक रेवेन्यू एडजस्टमेंट। फिर इनविजिबल टैक्स में लिखो इट इज़ इंक्लूडेड इन प्राइस एंड हिडन फॉर कंज्यूमर। अब हाई लग्जरी टैक्स में लिखो इक्विटी प्लस सोशल जस्टिस। अब फिर लिखो साउंड टैक्स पॉलिसी कौन सी है, रेवेन्यू प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्लस सोशल जस्टिस। ठीक है, तो ये थी हमारी टैक्सेशन की क्लास। मुझे ज़रूर बताना कि इफ़ यू आर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपको इस वीडियो ने कितना हेल्प किया। ठीक है, और आउट ऑफ 50 अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आपने एग्जैक्टली कितना स्कोर किया। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।